नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 28 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। देखिए, हमारा समय आ चुका है कि यदि हम 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें अब फोकस के साथ स्टडी अपना तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें फोकस के साथ अपना स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब जो है हमारे पास समय कम है। अब यदि आप 23 के लिए भी दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके लिए फाउंडेशन मेंटोरशिप प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है जिसको हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, उसका वीडियो आज आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल में ये चीज़ें पता रहेगा कि हर एक दिन आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल वहाँ पे मिलेगा। देखिए, वो जो पीडीएफ रहेगा वो आपको फ्री में रहेगा, आप उसको ले सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में भी आप जान सकते हैं, प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके लेके मैं एक सर्वे करना चाहता हूँ। सर्वे ये है कि आप बताएं कि फ़ीस कितना रखा जाए। फ़ीस देखो, मैं डिसाइड नहीं करूँगा, फीस जो है वो आप डिसाइड करो कि फ़ीस कितना होना चाहिए। राइट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, या फिर हमारा जो नंबर है 7059779271, इस पे हमें बता सकते हैं कि मैं फ़ीस कितने रखूं, और ये जो फ़ीस है वो वन टाइम पेमेंट रहना चाहिए या मंथली बेसिस पे रहना चाहिए। ये सारा प्रोग्राम आपकी वजह से चलेगा, आप लोगों के सहयोग से चलेगा। मैं इसमें बस एक गाइड करने के लिए आऊँगा, और प्रोग्राम किस तरह से रन किया जाएगा वो आप लोग के यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आप यदि तेज़ के साथ, फोकस के साथ यदि तैयारी चालू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी रहेगा कि आप देखो, ये जो नंबर है ना, ये आपके लिए नंबर एक फ्री वाला नंबर है। मतलब कि आप एनी टाइम 24/7 कभी भी आप इस नंबर पे कॉल, मैसेज, या फिर आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट में यदि आप सब सेल्फ स्टडी में फंसते हैं, ठीक है, और ये जो प्रोग्राम रहेगा वो आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं आपको कोई कोचिंग नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको मेंटोर दूंगा, मैं आपका कोच रहूँगा, गाइड रहूँगा कि आपको किस तरह से करना है। राइट, तो उसके डिटेल में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो है कि राज्य को, ठीक है, धार्मिक और भाषाई समुदाय के अल्पसंख्यक। देखिए, हमारे संविधान में ना अल्पसंख्यक बताया गया है, ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन होगा ये नहीं बताया गया है। कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होना चाहिए, जाति के आधार पर अल्पसंख्यक होना चाहिए, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होना चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये चीज़ें घोषणा करने के लिए राज्य के पास भी अधिकार है कि अपने पास कर सकते हैं। ठीक है, ये केंद्र का कहना है। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ठीक है, राज्य सरकार भी राज्य को लेकर समुदाय कर सकते हैं। ये किसके द्वारा होता है? अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग 2004 की धारा 2F के वैधता को लेकर चुनौती दी गई थी। ठीक है, कोर्ट ने कहा, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया गया जाता है कि राज्यों को भी अपने राज्य के भीतर धार्मिक और भाषाई समुदाय के लिए अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है। ये हमारा है। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम हमारे संविधान में क्या दर्ज है, क्या दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए, ये रहा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका जो यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह क्या है याद रखेंगे आप, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब कि इसके बारे में संविधान में डिटेल में दिया हुआ है। राइट, एक होता है वैधानिक। वैधानिक मीन्स क्या होता है? यह कानून के द्वारा बनाया गया हो। जो निकाय कानून के द्वारा बनाया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? वैधानिक निकाय। लाइक दैट, कानून के द्वारा जो चीज़ें बनाया जाता है, तो वैधानिक, वैध मतलब क्या होता है? कानून, विधि। ठीक है, तो उसी से बनता है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो होती है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत होती है। किसके तहत होती है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत होती है। इनके अनुसार किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग के पास उनकी दीवानी अदालतों के अधिकार होते हैं। ठीक है, दीवानी अदालत के अधिकार उनके पास होते हैं। यह आयोग केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होते हैं। साथ साथ इसमें 5 सदस्य, अलग से 5 सदस्य भी होते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ आवश्यक होती है और सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हो। जो ये सदस्य है, ये अल्पसंख्यक का जो भी है वो अल्पसंख्यक समुदाय के होना चाहिए।
उसके बाद इनका कार्य क्या होता है, अल्पसंख्यकों के प्रति मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के बारे में मूल्यांकन करना, इनकी क्या चीज़ें हैं, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों में। उसके बाद है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रभावित करना, ठीक है, केंद्र और राज्य को प्रभावित करना, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये हमने देख लिया डिटेल में। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि सपनों को साकार करने के लिए कल एक्चुअली सरकार मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम चल रही थी, ठीक है। तो मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने डिटेल में ये बताया कि भारत की जो 400 बिलियन डॉलर आयात की जो लक्ष्य को पूरा किया गया है उसी से संबंधित था। मोदी जी का पहला यही उद्देश्य रहता है कि वोकल टू लोकल किया जाए, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। वोकल फॉर लोकल मतलब ये होता है कि आप जो लोकल जो सामान है हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो उसको जो स्थानीय जो उत्पादन होती है उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे तो वही वो एक ब्रांड बन जाता है। देखो ब्रांड क्या होता है कि लोगों का जो मांग है जो चीज़ों को उसी को हम ब्रांड बोलते हैं, एक ब्रांड हो जाता है, राइट, उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैं मान लीजिए किसी भी कोचिंग का मैं बात करता हूँ, कोचिंग ए, जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है वो कोचिंग का क्या हो जाएगा, वो ब्रांड हो जाएगा। वो कोचिंग हो सकता है कि हिंदी मीडियम का भी हो, इंग्लिश मीडियम का भी हो, उर्दू मीडियम का भी हो, तमिल का भी हो, क्योंकि उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिया तो डिमांड बढ़ जाता है, समझ गए। तो लोकल टू वोकल यही चीज़ें इसमें मोदी जी के द्वारा बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि पड़ोस जो राज्य है हमारा, पड़ोसी जो है उसके साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम उनके साथ जुड़ के रह पाए। जैसे आप यूक्रेन विवाद के साथ देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन विवाद के साथ वैश्विक जो कूटनीति है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बढ़ावा आया, ठीक है। तो इसलिए एशिया में भी चीन का सक्रियता बढ़ता संकेत दिख रहा है, दक्षिण एशिया में, ठीक है। दक्षिण एशिया में किसका बढ़ता दिख रहा है, चाइना का, ठीक। तो भारत के द्वारा भारतीय विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने अभी कहाँ है, मालदीव और श्रीलंका के दौरे पे गए हुए हैं, राइट। अब यहाँ से एक चीज़ें समझ के आती है, बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक जो है उसके बारे में बताया जाता है कि आने वाले समय में इसमें सुधार करके इकोनॉमी सुधार किए के कुछ ऐलान हो सकता है, क्योंकि बुधवार को, ठीक है, बुधवार को बिम्स्टेक का सम्मेलन होना है जिससे मोदी जी इसकी अहम घोषणा कर सकते हैं। तो अब हम बिम्स्टेक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। देखिए बिम्स्टेक जो है उसका जो पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, कोऑपरेशन, सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है, बिम्स्टेक का ये पूरा नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है क्या, बिम्स्टेक एक बहुपक्षीय संगठन है। बहुपक्षीय मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सदस्य देश हो, ठीक है। द्विपक्षीय मतलब क्या हुआ कि दो पक्ष है सिर्फ, यदि दो से ज़्यादा पक्ष हो जाता है, तीन होता है तो त्रिपक्षीय कहते हैं, वैसे अब दो या तीन से ज़्यादा चीज़ें हो जाए, सदस्य हो जाए इसके अंदर, तो उसे हम बोलते हैं बहुपक्षीय सदस्य देश, ठीक है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी और तटीय जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनके सदस्य देश है। इसमें 7 सदस्य हैं, 5 जो है वो दक्षिण एशिया से है, और 5 दक्षिण एशिया से कौन कौन सा है, बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। उसके बाद 2 जो है वो म्यांमार और थाईलैंड जो दक्षिण पूर्व एशिया से है, ठीक है। इसको आप याद करेंगे, कभी स्टेटमेंट आपको 7 का नाम याद रहेगा लेकिन आपको ये नहीं रहेगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। बिम्स्टेक जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था में तीव्रता से विकास हेतु एक वातावरण को तैयार करना, सामाजिक प्रगति को तेजी लाना, ठीक है, और क्षेत्र में समान हितों के मामले को सहयोग को बढ़ावा देना, राइट। उसके बाद बिम्स्टेक का गठन कब हुआ, इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। यह पहले उप क्षेत्रीय संगठन था 1997 में, जिसे बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसको लाया गया था, ये अस्तित्व में आया था। प्रारंभ में इसका 4 सदस्य राष्ट्र थे। कौन कौन से 4 सदस्य राष्ट्र थे, उसको बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, यहाँ से याद करके रखेंगे, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है,
इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। उसके बाद 1997 में इसमें एक और देश शामिल हो गए जिसे बोला जाता है ठीक है, म्यांमार इसमें शामिल हो गया, आप देख सकते हैं इसका नाम बदल के हो गया IBIMST, ठीक है। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान जुड़ने के साथ साथ बाद में ये बिम्स्टेक बन गया। इसका नाम रख दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट ना। उसके बाद इसका उद्देश्य की बात की जाती है कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है। आप देख सकते हैं क्षेत्रीय तीव्रता में आर्थिक विकास की वातावरण को तैयार करता है, सहायता और समानता, ठीक है, समानता की भावना को विकसित करता है। राष्ट्र जो देश है उसके जो हित है उसको इसमें क्षेत्र में सक्रिय सहयोग करना, परस्पर, ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक दूसरे के पूर्ण सहयोग करने की बात की जाती है। बिम्स्टेक का सिद्धांत क्या है? बिम्स्टेक का सिद्धांत है पहला, समान संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है कि किसी देश के ऊपर आप कोई दबाव नहीं देंगे, किसी के देश इसके अंदर नहीं रहेगा, समान संप्रभुता रहेगा। क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा दिया जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना होगा, ठीक है, शांतिपूर्ण अस्तित्व में रहेगा, परस्पर लाभ होगी। उसके बाद है सदस्य देशों के पास साथ, सदस्य जो देश है उसके क्षेत्रीय सहयोग बढ़ावा दिया जाएगा, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। उसके बाद है क्षमताएं। क्षमता क्या होगी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक सेतु के रूप में ये काम करता है। ये दक्षिण जो पूर्व एशिया है इसके बीच में एक सेतु के रूप में ये काम करता है। ये सार्क और आसियान जो सदस्य देश है उनके साथ जो ये मंच प्रदान करता है, ठीक है, अंतर सरकारी। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो 1.5 अरब की इनकी जनसंख्या है, जो वैश्विक रूप से आप देखेंगे तो लगभग 22% इसका योगदान है इस क्षेत्र का, इस संघ। उसके बाद इकोनॉमी तौर पे हम देखेंगे 2018 के अनुसार 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी है, सारे को संयुक्त रूप से किसका, बिम्स्टेक देशों का। विश्व में जो व्यापार होता है उसका 1/4 भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर ही गुजरती है, इसलिए ये और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण परियोजना कौन कौन सा चल रहा है, वो है कालाधन मल्टी मॉडल परियोजना। उसके बाद है एशियाई क्षेत्रीय राजमार्ग। उसके बाद है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता, ये सारी चीज़ें चल रही है इनके सहयोग। अब बात होती है कि भारत के लिए क्या महत्व है। देखिए, भारत के लिए महत्व ये है कि हमारा जो नीति है नेवर फर्स्ट की नीति, इसके साथ साथ बढ़ावा मिलेगा, ईस्ट एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद भारत के जो पूर्ववर्ती जो राज्य है कि ये भारत हो, मैप देखेंगे, ये जो हमारा है ये मैप मैंने जल्दीबाजी में बनाया, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो उत्तर पूर्वी राज्य है, तो इसके साथ साथ जो हमारा कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी का इशू रहता है, ठीक है, इशू रहता है कि हम कैसे रहे। लेकिन जब बिम्स्टेक देंगे, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश भी आप देखोगे, म्यांमार भी देखेंगे, तो उसके साथ साथ हम क्या है यहाँ से म्यांमार होते हुए भी यहाँ पे जा सकते हैं या बांग्लादेश होते हुए भी जा सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर जो राज्य है उसका विकास होगा, आर्थिक विकास। उसके बाद है चाइना का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके अल्टरनेटिव, उसका जो विस्तारवादी जो प्रभाव है उसका मुकाबला किया जा सकता है भारत के द्वारा। उसके बाद है सार्क के जो अस्तित्व को जो कम होता है, ठीक है, होती है महत्वाकांक्षा पाकिस्तान के कारण और भारत के कारण। देखो, भारत और पाकिस्तान के कारण सार्क जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि एक मंच पे नहीं आए जब तक कि आतंकवाद का मामला ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम सहयोग की बात करते हैं। सहयोग की क्षेत्र कौन कौन सा होगा? व्यापार और निवेश होता है, प्रौद्योगिकी होता है, ऊर्जा होता है, पर्यावरण होता है, पर्यावरण संचार, पर्यटन, मत्स्य मतलब मछली पालन, कृषि, संस्कृति सहयोग, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य, लोगों के एक दूसरे देशों के बीच लोगों की संपर्क होना, गरीबी का उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटारा रखना और जलवायु परिवर्तन, ये सारे इसके हैं। उसके बाद है इसका जो तंत्र है, ठीक है, संस्थागत तंत्र जो होता है वो होता है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, मंत्रियों की बैठक होती है। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है। बिम्स्टेक कार्यकारी समूह और व्यापार मंच और आर्थिक मंच ये प्रदान करती है, ये इनके अलग अलग मंच है। उसके बाद चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियाँ ये है कि पहले बैठक जो है
वो निरंतर नहीं होते हैं, इसमें अभाव होता है। 2018 के बाद 2020 में हुआ था इस सम्मेलन, अभी हो रहा है। तो बैठक जो है लगातार नहीं होती है, ये पहला मामला है। दूसरा है कि सदस्य देशों के बीच में अपेक्षाएं वो जो है कि उनका सफलता नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं थाईलैंड, म्यांमार, इनकी सार्क से ज़्यादा ये ज़्यादा क्लोज है आसियान का, ठीक है। आसियान जो कंट्री है ये इनके भी सदस्य है, तो उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद विस्तृत कार्य जो है, विस्तृत कार्य नहीं है, विस्तृत कार्य है। आप एक ही चीज़ पे फोकस ना करके देखिए, पर्यटन पे भी किया जा रहा है, सामाजिक पे भी किया जा रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य पे भी किया जा रहा है, कृषि पे भी किया जा रहा है, 14 क्षेत्र पे भी किया जा रहा है। छोड़ दियो 10 देशों के बीच में जो है द्विपक्षीय मुद्दे रहते हैं, ठीक है। जो पहला जो इशू होती है वो शरणार्थी वाला इशू, देख सकते हैं कि हमारा बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश को म्यांमार के साथ, तो ये जो शरणार्थी वाला प्रॉब्लम है ना, ये भी इसका रोहिंग्या वाला जो इशू है, ये भी इसके लगातार इसको चीज़ किया जा रहा है। उसके बाद है मुक्त व्यापार समझौता इनके साथ नहीं हो पाई है, ये भी एक इशू है। उसके बाद है बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार, इनके जो गठन है, ठीक है, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बिम्स्टेक को प्रभाव पड़ता है, राइट, बिम्स्टेक उसके पीछे आ जाती है। अब हम उपयोगिता के मामले में सार्क और बिम्स्टेक के बीच में अंतर देखेंगे कि सार्क संगठन और बिम्स्टेक। देखिए, सार्क जो संगठन है वो दक्षिण एशियाई संगठन है, लेकिन बिम्स्टेक जो है दक्षिण एशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया भी है। दक्षिण पूर्व एशिया में 2 देश कौन कौन से थे, एक म्यांमार, एक थाईलैंड, ठीक है। इसके शीतकाल के बाद इन्हें 1985 में स्थापना किया गया था, इसे 1997 में किया गया था। इसका जो है अब अविश्वास और संदेह रहता है, इसमें मैत्रिक संबंध है सभी के देश में। उसके बाद है राजनीति, ये राजनीति क्षेत्रों से ग्रस्त है, ये क्या है, आर्थिक सहयोग के लिए है। इसकी शक्तियों का जो संतुलन है ये असंतुलित है सार्क, लेकिन इसमें शक्तियों का जो संतुलन है, सत्ता का संतुलन किया गया है। उसके बाद है इसमें क्षेत्रीय जो व्यापार है ये 5% है, इसमें क्षेत्रीय व्यापार 6% है। तो कहीं ना कहीं इसमें सार्क की ज़्यादा वेटेज दिखाई दे रही, सॉरी, बिम्स्टेक की ज़्यादा वेटेज दिखाई दे रही है, राइट। चलते हैं आप नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये हमने 360 डिग्री से कवर कर दिया है पूरे एंगल से, तो ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें था, तो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है। देखिए, थोड़ा सा ना आप लोग पैसेंस बना के रखिएगा, क्योंकि जो क्वालिटी डिस्कशन होती है ना, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि आए फिर चलेंगे। तो इसलिए वीडियो को जब तक आप लास्ट तक देखेंगे तभी जाके आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप उससे पहले है कि आइए ही मत, देखे ही मत, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आधा ज्ञान जो होता है ना वो खतरनाक होता है, पूरा ज्ञान ले नहीं तो नहीं ले, सबसे अच्छा, राइट। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अभी हाल ही में DRDO के द्वारा एक मिसाइल की परीक्षण की गई है। जो मिसाइल जो है वो तेज़ी से जो रडार होती है उसको किया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि ये DRDO के द्वारा किया गया है, विकसित। और उसके बाद है DRDO का जो पूरा नाम है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये याद करके रखेंगे। उसके बाद ये DRDO जो है वो इजराइल की जो कंपनी है, ठीक है, ये इजराइल की कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया है रडार वाला सिस्टम, तो इसको आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है। एडिटोरियल में आते हैं। पहला एडिटोरियल पढ़ने लायक नहीं है, ये देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया मन की बात में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया था। ये योगी जी वाला है, नहीं करना है। ये एक्चुअली झारखंड वाला इशू है, इसको भी नहीं देखना है। ये जो परीक्षा के लिए उत्साह की बात की जाती है, तो इसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ नहीं रही थी। तो पहला पेज का जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल आज एक भी पढ़ने लायक नहीं है। देखिए, इसमें नागरिक समान संहिता की ज़रूरत, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए डिस्कशन के साथ, तो आपको पर डे यदि कंटिन्यू रहेंगे तो आपको रिमेंबर होते रहेगा। उसके बाद है, देखिए, सुगम बनाते आर्थिक और जो राहत है, तो इसमें राइटर के द्वारा एक ही बात की जाती है, इसे आप अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से। राइटर बात कर रहे हैं कि अभी जो स्थिति है उसमें सरकार को क्या करने की ज़रूरत है कि आर्थिक रूप से सुधार लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि निरंतर जो देश में आर्थिक विकास हो रहा है, परंतु जिस अपेक्षा गति से होना चाहिए वो गति नहीं है, राइट। राइटर सीधा सीधा इंट्रोडक्शन में पूछ रहा है कि योगदान तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन अपेक्षा जो है, जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अंतिम दशकों में जो आर्थिक मोर्चे पे जो है परिवर्तनकारी जो सुधार का एक व्यापक प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ में ये भी आता है कि
अब जो क्षेत्र जो है उस क्षेत्र को उदार बनाने की जरूरत है। देखिए, आप जब क्षेत्रों को उदार बनाएंगे तब जाके आपके पास निवेश आएगा। आपके पास जो कानून बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, आपके पास कोई नियम नहीं रहेगा, कोई सरकार की कोई पॉलिसी नहीं रहेगी, ठीक है, सरकार कोई स्थिरता नहीं रहेगी, तो उससे निवेश नहीं आता है। जब तक आपके देशों में निवेश नहीं आएगा तब तक आप जो चाहोगे विकास कर ले वो मुश्किल है। क्योंकि देखिए, किसी भी उद्योग को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पूंजी दो माध्यम से आ सकता है। एक माध्यम होता है कि आप ऋण ले लो, ठीक है, तो ऋण ले लो तो भैया इस पर तो ब्याज भी देना पड़ेगा और इस पर सधाना भी पड़ेगा, तो ये तो क्या हुआ, ये तो नुकसान होती है उस कंपनी के लिए, बर्डन होती है। एक माध्यम होता है निवेश। आप निवेश लेके आओ, निवेश से क्या होता है कि इनकी कैपिटल जुड़ती है, राइट। तो इसीलिए हमारा जो योगदान होती है, हमारा जो फोकस होती है वो निवेश पे होता है, राइट। तो यही राइटर के द्वारा कहना है। उसके बाद इस पे व्यापक आपको सुधार करने की या संचालन करने की जरूरत है। आर्थिक विकास के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रभाव की पॉलिसी आनी चाहिए, उसमें अंतर दिखना चाहिए। देखिए, हम जो कोई भी सरकार कोई भी चीज़ ले आते हैं, हम अपनी स्टडी से थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं। हम जब भी कभी स्टडी बनाते हैं तो हम एक ओवरऑल क्या करते हैं, पहले एक साल में मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस करना है, ठीक है, तो हमें पता है कि जून जो 2023 है उसमें एग्ज़ाम हो सकता है, राइट। उसके बाद इसमें हमें पता है तो हम क्या करते हैं, मंथ वाइज प्लान करते हैं, ठीक है। मंथ वाइज हमने प्लान किया कि जनवरी में ये पढ़ना है, फरवरी ये, मार्च ये, अप्रैल ये, ऐसे हमें ख़त्म करना है। ऑप्शनल इस सब्जेक्ट में करना है, जीएस को इस सब्जेक्ट में निपटाना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम ये चीज़ें देखते हैं कि पर वीक में हमें क्या पढ़ना है। फिर वीक के बाद हमें डेली पता होना चाहिए। तो आपके पास डेली मतलब कि दीर्घकालीन और शॉर्ट टर्म दोनों ही होना चाहिए, ही आपके बीच में रहना चाहिए और दोनों का अंतर स्पष्ट दिखना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था में नीति को लेके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ें राइटर बात कर रहे हैं कि देखिए, आप सुधार की बात करते हैं ना, आज के डेट में टेलीकॉम में सुधार का मतलब या प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में सुधार का मतलब कोडिंग नहीं होता है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं कोडिंग से, क्योंकि जीवाश्म ईंधन में आप देख सकते हैं कि हम सौर ऊर्जा, नवीन ऊर्जा की ओर और अब हरित ऊर्जा की ओर भी चलते हैं। अब हाइड्रोजन की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है आपको बीमा जो क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य के लेके क्या करना चाहिए, आसपास श्रमिकों को श्रम कौशल भूमि में सुधार लाने की निर्माण की आसपास केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इसके साथ साथ सामाजिक सुधार भी हमें हो जाएगी इससे। प्रतिस्पर्धा हमारी संघीय प्रणाली होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन फेडरल सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या है कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। देखो, हम लोग जो है कंपटीशन करते हैं ना, वो ऐसा वाला कंपटीशन नहीं कि जलनशील वाला। आप हेल्दी कंपटीशन, चलो इसने 5 घंटा पढ़ा तो मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, उसने 6 घंटा पढ़ा तो मैं 7 घंटा पढ़ूंगा। तो दोनों के देश के बीच में, राज्यों के बीच में क्या होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जिससे कि वो विकास के लिए अल्टरनेटिव रूप से आगे बढ़ेंगे। और विकास के लिए आगे बढ़ेंगे तो मतलब भारत का विकास होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें बात की जा रही है। तो इस तरह की राजनीतिक स्थिरता को कम करके विचार को विविधता लाने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने देखा था कृषि सुधार कानून लाया गया था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उनको लोगों को समझाने में वो विफल रहेगी कृषि कानूनों को। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि आप सुधार करें, ऐसा नहीं है कि सुधार करें और लोगों को उस सुधार के बारे में समझाएं। उसके बाद है असंगठित जो संगठन है, क्योंकि भारत में बहुत सारे जो श्रमिक है, ठीक है, श्रमिक जो है वो अभी भी कहाँ पे काम कर रही है, असंगठित सदस्य क्षेत्र में काम कर रही है। जब असंगठित क्षेत्रों में काम करेगी तो आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है, कि ई श्रम कार्ड आप बना सकते हैं। तो यही चीज़ें बात की जा रही है। इसमें ध्यान के बिना आर्थिक जो सुधार है वो संभव नहीं हो सकता है, तो उसमें आप ध्यान दीजिए। पूंजियों और श्रम को तराशा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास पे योगदान दिया जाए। हमारा जो अभी कौशल विकास है, हमारा जो शिक्षा है, हमारी जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई उस तरह का नहीं है जिस तरह से वैश्विक रूप में वैश्विक ज्ञान को हम प्राप्त कर सकें। हमारा जो बाजार का डिमांड है, हमारे पास लेबर के पास स्किल नहीं है। आप समझो कि आपने ग्रेजुएशन करके आए, आप बताओ कि आपके पास क्या स्किल है। यदि आप सिर्फ ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ के आए हो तो आप मुझे बताओ कि आपके पास क्या स्किल है, क्या कुछ नहीं स्किल है। आप जब मार्केट में जाएंगे जॉब करने के लिए तो आपको वहाँ पे 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगी। वाई? क्योंकि आपको यहाँ पे स्किल नहीं है आपके पास। लेकिन यदि आप 12 पास है, आपके पास स्किल है, तो आपकी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो यही बात की जाती है कि स्किल को बढ़ावा देने की बात की जाती है, जिससे हम वैश्विक रूप से ज्ञान का केंद्र बन सकता है भारत। अपनी महत्वाकांक्षी शिक्षा में सुधार का टिकाया जा सकता है।
वो अब देश राइटर के द्वारा बात की जाती है, देश की जो रकम है उसको बाहर नहीं ले जाना चाहिए। तो इसमें राइटर बात करें कि देखिए आप जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, विदेश में जो डॉक्टर करने के लिए बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, उनको आप रोको, उस स्टूडेंट को रोको। आपके यहाँ पे जो पलायन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी जो टैलेंट है वो बाहर चला जा रहा है, उसको रोकने की काम करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर ही क्या होगा कि बहुत ज़्यादा विकसित हो पाएगा आपका देश, राइट। लोकल फुल वोकल जो है यही चीज़ें बात की जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को राइटर ने बात किया है, इसी को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि हमने पहले भी ये पढ़ा था कि भारत और यूएई मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 1 मार्च से, ठीक है, 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको देखना है कि 1 मई से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि भारत और मालदीव के बीच में दोस्ती को लेकर अभी जयशंकर जी कहाँ गए हैं, मालदीव के दौरे पे गए हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं भारत और मालदीव का रिलेशन। ये रहा भारत और मालदीव का रिलेशन। देखिए भारत और मालदीव की जो सहयोग है वो कहाँ कहाँ पे सहयोग दिखता है, हमें सहयोग दिखता है रक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद हमें सहयोग दिखता है आपातकाल मतलब आपदा प्रबंधन, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र से सिमटा हुआ है तो आपातकाल के प्रावधान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक हम एक्वेनिक जो है वो संयुक्त अभ्यास भी करते हैं, किसके साथ, भारत और मालदीव के साथ, राइट। भारत का नागरिक के साथ संपर्क अच्छा है, आर्थिक सहयोग हमारा है, पर्यटन के मामले में देख सकते हो मालदीव की जो आर्थिक मुख्य जो धारा है वो पर्यटन है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा कहाँ से आता है इकोनॉमी में मालदीव के, वो पर्यटन है, ठीक है। उसके बाद हमारे दोनों के बीच चुनौतियाँ क्या क्या है, चुनौतियाँ जो है राजनीतिक अस्थिरता है, ठीक है। उसके बाद है कट्टरपंथी, एक्चुअली जो इस्लामिक स्टेट है उसके साथ थोड़ी सी कट्टरपंथी वाली चीज़ें दिखाई दे रही है, तो ये हमारे लिए चीज़ें हैं। उसके बाद है चीन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कौन, मालदीव। लेकिन ये पहले की बात थी, पहले जो इनके राष्ट्रपति थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा से, तो उनका और चाइना का दोस्ती बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अभी जो वर्तमान में हुए हैं उनके राष्ट्रपति का पक्ष क्या है, भारत की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिख रहा है, तो इसलिए हमारे दोनों के बीच में बात की जाती है। राइटर के द्वारा बात की जाती है कि भारत को नेबरहुड की पॉलिसी जो है उस पर अपनाना चाहिए, और मालदीव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्री जो क्षेत्र है उसमें गतिविधियों को, नौसेना को, भारत की सुरक्षा क्षमता को वृद्धि मिलेगा यदि इनके साथ हमारा रिलेशन सही रहता है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमारा जो इनिशिएटिव है वो वीडियो आप ज़रूर देखें, और उस इनिशिएटिव में आपको जो भी सुधार की ज़रूरत है आप उसको हमें बता सकते हो, राइट। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।